तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जिसको आप हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं, इसका आपका मिड टर्म का सैंपल पेपर देखने वाले हैं, जिसका कल की डेट में आपका पेपर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, कल आपको पता होगा, कल आपका डेट है 21 अक्टूबर 2022। ठीक है, 21 अक्टूबर 2022 है और कल आपका हिंदी का पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी का सैंपल पेपर लेकर के आइए, पेपर का पैटर्न समझाइए और एक सैंपल पेपर करवा दीजिए ताकि हमारी तैयारी और अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सैंपल पेपर करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, हमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं सिर्फ लाइक करके। आपको लाइक करना है, लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो होने लग जाएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके बच्चों। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आप देख ही सकते हैं कि हम लोग जो पेपर कर रहे हैं क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है, हिंदी ऐच्छिक का। ठीक है, और जो कल आपका पेपर आएगा वो 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके नीचे चले तो कुछ आपको सामान्य निर्देश के अंदर कुछ बातें बता रखी है आपके पेपर से रिलेटेड, जिसको आप इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य निर्देश क्या होता है, अगर आप सामान्य निर्देश अच्छे से समझ लेते हैं तो जो आपका पेपर आने वाला है मिड टर्म का, जो कल पेपर होगा आपका, तो वो कैसा आएगा, एक मोटा मोटा फॉर्मेट जो होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद तो हम जब पेपर करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आने वाला है। और इस बात की भी बहुत ज्यादा संभावना है कि इसके अंदर से कई सारे क्वेश्चन जो है डिट्टो रिपीट होकर कल के पेपर में आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपके लिए विन विन सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामान्य निर्देश के अंदर क्या बता रखा है। यहाँ पर बोल रखा है कि ये जो आपका प्रश्न पत्र है, यानी कि ये जो हिंदी का पेपर है आपका, ये पेपर 2 खंडों के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, यानी कि खंड अ होगा आपका और खंड ब होगा। ठीक है, तो 2 खंडों के अंदर यानी 2 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा। सेक्शन ए यानी कि खंड अ जो रहने वाला है आपका, वो वस्तु परक टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है राइट आंसर लिखने के लिए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सेक्शन ए के अंदर पूछे जाएंगे। और जो खंड ब होगा यानी सेक्शन बी होगा, उसके अंदर आपसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको लिख करके उत्तर देना होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि आप लिख करके ही उत्तर देते हैं अपना, लेकिन एमसीक्यू वाले में क्या होता है कि आपको 4 में से एक सिलेक्ट करना होता है और लिख करके उत्तर मतलब लिखने वाला क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया है, उसके बारे में आपको समझाना है कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस टाइप से। ठीक है, तो वो होगा, अभी हम पेपर करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे भी। ठीक है, तो यहां तक आई आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे अगर हम लोग चले तो खंड अ यानी सेक्शन ए के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर टोटल 48 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 48 जो है सो कि वस्तु परक जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड वो पूछे जाएंगे, जिसके अंदर से आपको 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके आगे चले तो यहाँ पर आपका खंड ब जो होगा यानी कि सेक्शन बी जो होगा, उसके अंदर आपसे 8 जो वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, यानी कि जिसका आंसर आपको लिख करके उत्तर देना है, इस प्रकार के प्रश्न जो प्रश्न है या क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और इसके अंदर आपको विकल्प वगैरह भी देखने को मिलेगा, चॉइस वगैरह भी देखने को मिलेगा, यानी कि अथवा वाले जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। और नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रखा है उसको फॉलो करते हुए, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको अपना जो है सो कि पेपर है वो करना है, अपने आंसर्स को लिखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपके पेपर से संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने पेपर को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और किस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं, पेपर हार्ड है या इजी है, किस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड अ यानी सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वस्तु परक जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए यानी खंड अ के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो अपठित गद्यांश वाला होने वाला है, यानी कि ये एक टाइप का पैसेज होगा, इसको आपको पढ़ना होगा
और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना होगा। इस पैसेज को आप पूरा का पूरा रीड कर लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा ताकि हमारा टाइम जो है वो बच सके। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा पैसेज रीड कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी पैसेज के अंदर से पूछे गए हैं और आंसर भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा, और आंसर नहीं मिलेगा तो हिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस तरह से आपका दिया हुआ है, इस तरह से आपका ये पैसेज दिया हुआ है और उसके बेसिस पे यहाँ पर आप नीचे चले हम लोग, तो यहाँ पर बता रखा है आपको कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन आपको करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछेगा एमसीक्यू बेस्ड, तो उसमें से आपको जो सही विकल्प लगता है उसका आपको चयन करना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और जो पहला क्वेश्चन आएगा आपका खंड अ यानी सेक्शन ए के लिए, वो 10 नंबर का आएगा। एक एक नंबर के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन है कि किसकी परिधि सबसे विस्तृत होती है। तो जो श्रोता होता है बच्चों, कौन होता है? श्रोता, तो उसकी जो परिधि होती है ना वो सबसे विस्तृत होती है, तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर लिखना था। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य किसे कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका गद्यांश है वो जो आपको ऊपर पैसेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग साहित्य की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर जो आपका ग है ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, यानी कि विकल्प जो ग है जिसमें बताया गया है कि जिसमें जीवन का यथार्थ चित्रण हो, यही हमारा इस गद्यांश के अनुसार साहित्य होता है। ठीक है, या कहा जाता है, कहा जाना चाहिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर पैसेज दे रखे हैं उसके अंदर से डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन का, इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवन की सच्चाइयों को दिखा करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि किस प्रकार के साहित्यकारों की रचनाएं शताब्दियों और युगों तक हृदयों को प्रभावित करती हैं, यानी कि कैसे जो साहित्यकार होते हैं या फिर रचना करने वाले लोग होते हैं, तो उनकी जो भी रचनाएं होती है, जो भी उनका क्रिएशन होता है, कंटेंट होता है, वो एक तरह से कह सकते हैं शताब्दियों तक, सालों साल तक लोगों के दिलों में रहता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार के साहित्यकार होते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिनके लेखन में सच होता है, जो सच लिखते हैं ना उनका जो लिखा हुआ चीज है ना वो सालों साल तक याद रखा जाता है। तो ये तो कॉमन सा था। अगला है आपका पांचवा देखिए कि तिलस्माती कहानियों, भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों में लेखक की दिलचस्पी अब क्यों नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका, यानी क वाला ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उनमें मनोरंजन का तत्व नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए छठा क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार, जो लेखक है उसके अकॉर्डिंग साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो दूसरा वाला है, ख वाला, कि जीवन की आलोचना। ये लेखक के अनुसार, राइटर के अकॉर्डिंग जो है साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन कि जिस साहित्य में जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की जाती है उनका प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है बच्चों? तो वो होता है आपका व्यापक प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जो सो कि चीड़े की कहानी और गुलो बुलबुल की दास्तान भी वास्तविक साहित्य की श्रेणी में कब आ जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका ये ग वाला, कि जब उनमें जीवन का सच्चा चित्रण होता है तब। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में भाषा का कौन सा रूप नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जैसे कि पाक्षिक जो होता है ये भाषा का सही रूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन कि परिमार्जित शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बच्चों 10वें क्वेश्चन का, ये ख वाला लिख सकते हैं कि साफ अथवा मांझा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं उसके आगे, यानी कि ये आपका अपठित पद्यांश होने वाला है। अभी हम लोग गद्यांश कर रहे थे, ये पद्यांश होगा। तो इसमें भी वही बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और बताना है। तो इसके अंदर आपको अथवा देगा, यहाँ ध्यान रखिएगा।
ये वाला जो होगा 8 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसके अंदर आपको अथवा देगा, यानी कि दूसरे का पहले क्वेश्चन कर लीजिए या तो इसका जो चॉइस वाला रहेगा अथवा वाला रहेगा दूसरा क्वेश्चन वो कर लीजिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको आपको रीड करना है। ये पूरा का पूरा जो अपठित पद्यांश दे रखा है इसको पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए पूरा इसको जरूर रीड कर लीजिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका ये दिया हुआ है और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो आपसे अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें आपको जो सही लगता है उसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, दूसरे का पहला, कि कवि स्वयं को क्या मानता है। तो जो कवि है स्वयं को पथिक मानता है। क्या मानता है बच्चों? पथिक। तो ये जो आपका दे रखा है ना अपठित पद्यांश, इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कवि ने फूलों के स्थान पर सूलों से जो है सो की मित्रता क्यों की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा पहला वाला क, क्योंकि उसकी लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ है, इसके लिए कवि ने फूलों के स्थान पर सूलों से मित्रता की है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए, जिससे कि जो आपकी तैयारी हो और भी बेहतर तरीके से हो सके बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे कि कवि विपदाओं में भी क्या करता है। तो कवि जो है ना विपदाओं में, यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊं तो निराशा के दीप जो है वो लिए मुस्कुराता है। जो निराशा के दीप है ना उसको लेकर के ये क्या करता है, मुस्कुराता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि अग्नि शिखाओं के जो है सो कि नर्तन में अलंकार है। क्या अलंकार है बच्चों? तो वो है आपका मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अविराम शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है बिना रुके, नॉन स्टॉप। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन कि युग की प्राचीर निबल का भाव है। क्या भाव है यहाँ पर छठे क्वेश्चन के अंदर? तो इसका है आपका प्राचीन जर्जर महल। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सातवां क्वेश्चन कि कवि के लिए कौन सी राह सुपरिचित है। तो जो कवि है उसके लिए कौन सी जो राह है वो सुपरिचित है। तो आपका एक ख वाला हो जाएगा कि बाधाओं और विपदाओं से भरी हुई राह। तो ये लिख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि पतन शब्द का विलोम लिखिए। तो ये है आपका यहाँ पर उत्थान। ठीक है, जो पतन हो जाता है तो वो उत्थान होता है, तो ये इसका विलोम शब्द है। इसके आगे चले तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक और क्वेश्चन देगा अथवा करके, यानी कि ये अथवा दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से। और इसी के बेसिस पे यहाँ पर बोल रखा है, ये आप देख ही पा रहे होंगे कि निम्नलिखित जो पढ़ा है आपने निर्देशानुसार उनका उत्तर आपको देना है। ये भी 8 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक आध क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं। बाकी आज के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा कि मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा इन सभी के आंसर। एक आध क्वेश्चन जो मुझे सही लगता है उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। बाकी जो बच्चा ये बिल्कुल एक्यूरेट कमेंट करके बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, यानी कि उस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूं, इसको पढ़ लीजिए और इसी के बेसिस पे जो है सो कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका। ठीक है, मतलब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ये देख सकते हैं। इसी के बेसिस पे अगर हम लोग नीचे चले तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन है। तो जहां तक मुझे लगता है ये जो प्रस्तुत काव्यांश आपका ऊपर वाला ये दिया गया है, इसके अंदर बच्चों आपका जो नौका विहार है ना इसका वर्णन किया गया है। तो ख जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन है ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूं। ये आपको इनका आंसर जो है ना क्वेश्चन नंबर दूसरे से लेकर जो 8वें तक क्वेश्चन है उनका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इन सब का आंसर करेक्ट क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपने अभी तक कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं। इनका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इससे मैं देखूंगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी बढ़िया तरीके से हो रखी है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे इस प्रकार से। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 में से एक का मैंने आपको बता दिया, और 7 क्वेश्चंस का आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिसका कमेंट सबसे सही होगा उसको मैं हार्ट का यानी कि दिल का सिंबल दूंगा, ताकि सब बच्चों को पता चल सके कि बच्चे ने सही कमेंट किया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, जो कि आपका रहता है अभिव्यक्ति और माध्यम वाला। ऊपर जो आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश रहता है वो तो बिल्कुल बदल बदल करके आता है, जो आपने कभी ध्यान से देखा भी नहीं होगा एक तरह से, और कभी देखा भी होगा तो थोड़ा टफ होता है वो वाला। लेकिन ये जो होता है ये इजी होता है, इस अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन, इसके अंदर आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है मार्क्स का वो बढ़ाएगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए कल के पेपर के अंदर। तीसरा क्वेश्चन देखिए अभिव्यक्ति माध्यम से, यहाँ पर तीसरे के पहले में दूसरे में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखा है, निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन आएगा आपका, ये 5 नंबर के लिए आएगा। एक एक नंबर के आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आपने सही आंसर दे दिया उसका, तो 5 नंबर जो है 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो तीसरे का पहले में देखिए क्या पूछा है यहाँ पर हमसे, कि हिंदी में नेट पत्रकारिता जो होती है वो किसके साथ आरंभ होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो होगा आपका वेब दुनिया के साथ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, इस समाचार पत्र प्रकाशित या प्रशासित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग डेडलाइन बोलते हैं बच्चों। जैसे आप लोग भी मान लीजिए स्कूल जाते होंगे, तो एक स्कूल जाने का एक डेडलाइन होता होगा, जैसे कि जिसका पेपर मान लीजिए 12 बजे शुरू, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग टाइम पे हो सकता है, जैसे 12:30 ले लीजिए, ठीक है, तो आपको ये 12:30 का टाइम दे दिया और एक डेडलाइन दे देगा कि 12:45 तक लास्ट एंट्री ली जाएगी स्कूल के अंदर, और उसके बाद अगर कोई आता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये डेडलाइन हो गया, 12:45 की ये जो टाइम है ये आपका क्या हो गया, ये डेडलाइन हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रखा है कि जो समाचार पत्र होता है उसको प्रकाशित करने या जो है सो कि प्रसारित करने का जो आखिरी समय होता है, समय सीमा, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डेडलाइन बोला जाता है कि भाई इस डेडलाइन तक तो इस चीज को कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि संपादकीय लिखने का कार्य किसका होता है। तो जो संपादकीय होता है वो लिखने का काम होता है आपका संपादक, और जो संपादक का सहायक होता है उसका, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था। तो जो कविता है उसका जन्म हुआ था बच्चों आपका वाचिक रूप में। किस में हुआ था, वाचिक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं। तो जो नाटक होता है उसको दृश्य काव्य कहते हैं, ठीक है। नाटक आपने देखा होगा, नाटक क्या होता है, जैसे आपने टीवी पे सीरियल वगैरह देखा होगा, तो टीवी पे जो सीरियल वगैरह आता है वो क्या होता है आपका, वो एक प्रकार का नाटक ही तो होता है। और नाटक आप लोग देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि खाली नाटक को सुन सकते हैं, तो ये दृश्य काव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आई होप। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 वाली, इसके अंदर से जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं, और इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 12 नंबर के टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक काव्यांश दे दिया है। क्या दिया है, ये काव्यांश दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊं तो इसी से क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दे दिया है कि निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। जो सबसे सही लगता है उसका आपको चयन करना है। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एक एक नंबर वाले 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर दे देते हैं, आंसर दे देते हैं, तो आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि हमारे देश जो है वो कैसा है, हमारा जो देश है वो कैसा देश है हमारा। तो हमारा जो देश है वो अरुण और मधुमेह देश है। कैसा देश है बच्चों, अरुण और मधुमेह, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि अनजान जो है सो कि क्षितिज को मिलता एक सहारा में कौन सा भाव है। तो इसमें आपका भारत में अपरिचित लोगों को भी आश्रय मिलता है, ये वाला भाव देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गीत कौन गा रही है।
तो ये जो प्रस्तुत गीत है वो कार्नेलिया गा रही है। कौन गा रही है बच्चों? कार्नेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि प्रातः काल कौन सुख बरसा रहा है? तो जो प्रातः काल है वो उषा जो है वो सुख बरसा रहा है। कौन सुख बरसा रहा है? उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, कि आकाश में उड़ते हुए छोटे पंछी किस भांति प्रतीत हो रहे हैं? तो वो किस भांति प्रतीत हो रहे हैं बच्चों? वो हो रहे हैं आपके इंद्रधनुष के समान। किसके समान? इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करुणा जल में कौन सा अलंकार है? तो जो करुणा जल है उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं, जो कि आपका 6 नंबर वाला होने वाला है। जैसा अभी हमने किया चौथा क्वेश्चन, वैसे पांचवा भी होगा आपका। इसमें भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इस गद्यांश को आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वही निर्देशानुसार उचित विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में चौधरी साहब का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यानी कि ये जो गद्यांश है उसमें जो चौधरी साहब है उनका जो प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, वो किसके लिए किया गया है? तो उपाध्याय बद्री नारायण जो जी है उनके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे, पंक्ति का क्या आशय है? तो इस पंक्ति का आशय है बच्चों चौधरी साहब को पुरातात्विक वस्तुएं जो है समझाना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने चौधरी साहब को एक खास हिंदुस्तानी रईस क्यों कहा है? तो लेखक ने उनको खास हिंदुस्तानी रईस इसीलिए कहा है क्योंकि जो है सो कि उनका बातचीत का जो ढंग है औरों से बिल्कुल निराला है, औरों से बिल्कुल अलग बातचीत करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में चौधरी साहब की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चौधरी साहब जी की विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो जो आपका तरफदारी है, क वाला जो आपका विकल्प है तरफदारी, ये उनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि विलक्षण वक्रता से तात्पर्य है। इससे क्या तात्पर्य है बच्चों? तो इससे तात्पर्य है अद्भुत परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता, ये जो अद्भुत परिपक्वता है आपका सी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैसियत शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है हैसियत में? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ये इत है, इत, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पांचवा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों छठे क्वेश्चन के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो छठा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2 वाली, जो अंतराल वाली जो बुक है ना, उसके अंदर से ये छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 5 नंबर के लिए आएगा। 6th क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए इसके अंदर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि क है, रंगभूमि, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसका अंश है सूरदास की झोपड़ी, ठीक है, इस उपन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि अभिलाषाओं की राख है से क्या तात्पर्य है? तो इसका होगा सभी पैसों का जल जाना। क्या होगा? सभी पैसों का जल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरदास ने पैसे क्यों जमा किए थे? तो सूरदास ने जो पैसे जमा किए थे वो पिंडदान के लिए, मिठुआ के विवाह के लिए और गांव वालों के लिए कुआं बनवाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी घ है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार गर्मी में लू से बचने के उपाय कौन से है? यानी कि अगर आपको गर्मी में लू से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या करना होगा, कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना चाहिए। ये नॉर्मल लाइफ में भी कहा जाता है, आम जीवन में भी देखेंगे, प्रैक्टिकली भी। तो प्याज अगर आप लेकर के चलेंगे तो कहा जाता है लू नहीं लगता है। लू एक तरह का मान लीजिए गर्मी होता है, जो गर्मी में वो जो गर्म हवाएं चलती है ना, तो कहा जाता है कि वो जो जिसको हिट कर जाती है ना, तो बंदा बस समझ जाए क्या होता है उसका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके आगे चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कि विस्कोहर की माटी पाठ में आए शब्द कोइया से क्या अभिप्राय है? कोइया जो है तो उससे अभिप्राय है आपका जल में उगने वाला पुष्प। इस तरह से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको। तो अब हम लोग आ गए हैं बच्चों जो आपका खंड ब है, यानी कि जिसको आप इंग्लिश में सेक्शन बी भी कह सकते हैं, उसके अंदर
जिसके अंदर आपसे वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको लिख करके देना है। अभी तक हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे। एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका सेक्शन ए यानी खंड अ के अंदर आएगा, और जो खंड ब होगा आपका उसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न पूछेगा, चाहे अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक से पूछ ले या फिर आपकी जो अंतरा है या अंतराल वाली बुक है उससे पूछ ले। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं खंड ब के अंदर जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसके अंदर से जो आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको देखेंगे कि कैसे आपको लिखना है उनका आंसर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको 3 जो है विषय दे दिया, 3 अलग अलग टाइटल आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला टाइटल है पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता, यानी कि पर्यावरण को बचाना आज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या जरूरत है। दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता चलन, और तीसरा है महानगरीय जीवन की चुनौतियां। तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है, और ये वाला जो 7वां क्वेश्चन आएगा आपका बच्चों वो आएगा 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा 5 नंबर का आपका 7वां क्वेश्चन आएगा। यानी कि इन तीनों में से किसी एक पर भी आप 120 शब्दों में बढ़िया से बढ़िया तरीके से लिख देते हैं तो 5 मार्क्स जो है आपके वो इजीली मिल जाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपके लिए हिंट के लिए ये जो ग वाला है महानगरीय जीवन की चुनौतियां, यानी महानगरों में जो रहते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि में जो रहते हैं उनकी क्या चुनौतियां आती हैं उनके सामने, उसके बारे में मैंने एक रचनात्मक लेख लिख करके आपको दिखाया है। काइंड ऑफ एक टाइप का निबंध होता है, उसके बारे में जितना आपको पता है उतना आपको लिख देना है 120 शब्दों में, शब्द सीमा ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से टाइटल डाल दिया आपका, या शीर्षक कह सकते हैं कि महानगरीय जीवन की चुनौतियां। अब इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जैसे कि महानगर एक ऐसा जगह होता है जहां बड़े बड़े शहर व फैक्ट्री और दफ्तर होते हैं और स्कूल हो, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं जिनमें आमतौर पर लोग जो है इसको देख करके प्रभावित होते हैं। पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिख रखा है आपके लिए ही कि गांव से लोग क्या करते हैं शहरों की ओर पलायन करके आ जाते हैं, लेकिन बाद में उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की समस्या हो गई, ठीक है, और रहने लायक जगह की किल्लत हो जाती है। पानी की किल्लत के साथ साथ पानी कई दिनों तक नहीं आता है, बिजली की संकट भी देखने को मिलती है, और भी कई सारी संकटें वहां जो उनको लोगों को सामना करना पड़ता है। आप शहर में रहते होंगे तो आप बखूबी इस चीज को जानते होंगे। अगर आपके माता पिता इस शहर के निवासी नहीं होंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि के, जैसे मैं भी एक शहर दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने देख रखा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। यहाँ अगर दिल्ली वगैरह में रहता है कोई व्यक्ति गांव से आकर के, तो बहुत दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो महानगरीय जो जीवन है वो एक चुनौती से कम नहीं है, जिसमें अगर हम बात करें तो लोगों को 2 वक्त की रोटी भी जुटाने के लिए, कह लीजिए जुटाने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं यार। अगर आप किसी लेबर वगैरह को देखेंगे यार, 8-8 घंटे फैक्ट्री में काम करता है बंदा यार, और 8 घंटे काम करने के बाद उसको सैलरी कितनी मिलती है? 8,000 10,000 सैलरी मिलती है। तो इतनी सैलरी में क्या होता है आजकल के महंगाई के जमाने में, लेकिन फिर भी वहां गांव में रोजगार के साधन ना होने के कारण उनको यहाँ शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उनको कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर उनको जो है 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। खास करके गरीब मजदूर वर्ग के लोगों की बात जो है करे, लेकिन तब भी एक गांव में रहने वाला जो लोग होता है ना, वो शहरों को ज्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लोग अगर गांव में रहते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए गांव में ही उनका कोई रोजगार का साधन उनको उपलब्ध जो है सो कर लेना चाहिए, अपने लिए अवेलेबल कर लेना चाहिए, जैसे कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले, ताकि वो गांव में रहे। शहरों में आएंगे तो जो शहरों की जीवन की जो चुनौतियां हैं, महानगरीय जीवन की जो चुनौतियां हैं, उनका सामना उनको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको लिख करके दिखा दिया है, इसको मैंने सारा समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको 120 शब्दों के अंदर 120 वर्ड्स के अंदर आपको कम से कम लिख करके दिखाना है, तो इजीली आपको जो है वो 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है और फीचर क्या है। तो इन 3 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाना है, और ये क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे आपके? तो ये क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके 3-3 नंबर के, टोटल 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर 2 क्वेश्चन आप कर देते हैं अच्छे से तो 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा।
समझ गए? तो चलिए देखते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते थे। पहला है हमारा, स्टिंग ऑपरेशन से क्या अभिप्राय है। स्टिंग ऑपरेशन बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप देखते हो किसी मंत्री उंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है, कोई लड़की जाती है, हाँ सर मंत्री जी मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और पता चले कि वो अपने कॉलर में क्या लगा के गई है, वो कैमरा लगा के गई है। तो जो कॉलर क्या कैमरा आता है ना, वो बटन उटन में जो कैमरा उमरा लग के जाता है, तो वैसे बटन उटन में कैमरा लगा गई है। मंत्री जी तो खुश कि चलो भाई जो लड़कियां हैं हमारी फैन है, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे पूरे भारत के अंदर या इस जगह पे, ठीक है, तो वो खुश हो जाएगा। वो जाके बोलेगी मंत्री जी आप अपना ऑटोग्राफ ही दे ही दो यार, साइन इन दे दो, बहुत अच्छा लग रहे हो आप मुझे, आपके जो काम है वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और धीरे धीरे करके चिकनी चुपड़ी बातें करके और मंत्री जी से उनके सारे राज उगलवा देती है। तो मंत्री जी क्या करता है कि अपने सारे राज जो है ना मीठी मीठी बातों में आकर के बोल देता है, और वही क्या करती है, जो पत्रकारिता होती है यानी कि जो रिपोर्टर होती है, उस चीज को कैमरे में रिकॉर्ड कर देती है। मंत्री भी खुश कि चलो हाँ अच्छी है लड़की, पत्रकार भी है, यानी कि इस तरह से चीजें देखने को मिल रही है उसको। वो यही लड़की क्या करती है, वही जो है क्लिप जो होती है, वीडियो क्लिप, वो न्यूज चैनल को जाकर के दे देती है। अब न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री को किया एक्सपोज, फलाना फलाना मंत्री ने देखिए कितने हजार करोड़ का घोटाला कर रखा है। तो इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज चला देता है। अब जैसे ही मंत्री उस न्यूज को देखता है, उसको लगता है अरे ससुराई तो स्कैम हो गया रे, ठीक है, एकदम मतलब दिक्कत। वो भाई उस लड़की को ढूंढने के लिए पूरा एकदम दुनिया छान मानता है, और लड़की बोलती है कि भाई ढूंढ ले, जो करना है कर ले। तो ये चीज होता है आपका स्टिंग ऑपरेशन, यानी कि छुप छुपा करके क्या करते हैं ये लोग कि जो सच्चाई होते हैं ना उनको बाहर लाने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार को बाहर लाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये चीज भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर करप्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन से क्या अभिप्राय है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है 3 नंबर के क्वेश्चन में कि ऐसी पत्रकारिता से है स्टिंग ऑपरेशन का अभिप्राय जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो आम जनता के सामने नहीं हुई मतलब नहीं आई हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इस तरह की सूचनाएं जो होती है भ्रष्टाचार वगैरह के, उनको लाने का प्रयास किया जाता है स्टिंग ऑपरेशन के अंदर। नेक्स्ट है कि यह पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ी को सामने लाने की कोशिश करती हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस टाइप की जो पत्रकारिता होती है, इस टाइप की जो रिपोर्टिंग होती है ना, वो क्या करती है, समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो अनियमितताएं हैं और जो गड़बड़ी है, उनको समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का जो कह सकते हैं पत्रकारिता है, वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है कि इस पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब सच्चाई बताने का कोई और उपाय नहीं रह जाता है। यानी कि सच्चाई अगर सीधी उंगली से ना बताई जा रही हो तो उंगली टेढ़ी करके वहां पर क्या कर लेते हैं, वहां पर स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं और मंत्री तुरंत पगला जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 नंबर के लिए क्या पूछा है। इनमें से 3 में से कोई 2 करना है, मैं तीनों समझा देता हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है। जो उल्टा पिरामिड शैली होता है उसमें समाचार जो होता है उसको किस क्रम में, किस हिसाब से लिखा जाता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए इस टाइप का एक टेबल या जो भी कह लीजिए वो लाया हूं आपके लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप का ये त्रिभुज जो है, उल्टा त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, यही उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें क्या होता है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर होता है उसको सबसे पहले लाते हैं, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट। तो ये होता है आपका उल्टा पिरामिड शैली। अब इसका जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, कभी आपने अखबार जो है, अखबार ठीक है, अखबार आपने देखा हो या पढ़ा हो, या तो टीवी में न्यूज तो देखा ही होगा, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने टीवी में न्यूज जरूर देखा होगा। तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जितनी भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आ गई बाढ़, ये देखिए पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए, ये इतने लोग प्रभावित हुए, देखिए पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, फलाना ढिकना। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जिससे कि ज्यादातर ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सकता है ना, वो न्यूज जो है ना सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है ऑडियंस यानी जनता के सामने। उसी प्रकार से जो अखबार होता है ना, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जैसे पाकिस्तान के एग्जांपल दिया, तो वो सबसे फर्स्ट पेज पे, पहले पृष्ठ पे छापेगा, ताकि जो ऑडियंस है वो उसको जो है सो कि क्या कर सके, हम लोग उसको जोड़े रख सके आगे और पढ़ने के लिए या आगे और न्यूज देखने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर सेकंड पेज पे उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज चलाई जाती है या छापी जाती है, कह सकते हैं। यहाँ पर अगर टीवी की बात करें तो धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट होता जाता है। फिर उसके बाद अगर अखबार की बात करें तो फिर ऐसे ही करते करते जब अखबार का सबसे लास्ट पेज आता है, यानी कि एंडिंग वाला पेज आता है,
वहां पर देखेंगे तो सबसे कम इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यही होता है आपका उल्टा पिरामिड शैली, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण खबर को पहले रखा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, इस तरह से। तो इस तरह से ये मिल करके आपका उल्टा पिरामिड शैली बनता है। यही लिखने का एक शैली है जिसके अंदर ज्यादातर न्यूज को इसी शैली में, इसी स्टाइल में कवर किया जाता है। तो इसका मैंने आपको समझा दिया। अब लिखा हुआ भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बनाया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाओं से शुरू किया जाता है। यानी कि ये जो शैली होता है इसके अंदर काल के हिसाब से, यानी टाइम वगैरह के हिसाब से जो है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को नहीं दिया जाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सूचना कौन सी है पहले उसको, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस तरह से दिया जाता है। अब इसके अंदर ये सारी चीजें आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका मुखड़ा होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी जाती है। फिर उसके बाद आता है उसका जो बॉडी होता है वो होता है आपका, जिसके अंदर कुछ कम महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। फिर लास्ट में समापन आ जाता है जिसके अंदर सबसे कम महत्वपूर्ण बात आती है। तो यही आपका उल्टा पिरामिड शैली होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ रखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो कल का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको जरूर जो है करके जाइएगा। मैंने समझा दिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है हमसे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कि फीचर से क्या अभिप्राय है। तो फीचर क्या होता है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। तो फीचर, अगर आपसे कोई भी पूछे कि फीचर क्या होता है तो आप ये बोलेंगे उसको, तो फीचर जो होता है एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली है जिसके अंदर क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है, फीचर का ये काम होता है कि जो भी उसको पढ़ रहा है फीचर को, ठीक है, तो उसको वो इंफॉर्मेशन दे सके, उसको एजुकेट कर सके। और उसका मेन फीचर का उद्देश्य ये होता है कि जो पढ़ने वाला बंदा है, रीडर है, उसको एंटरटेन कर सके, मनोरंजन कर सके उसका। तो इस तरह से फीचर का जो है तो कि डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर, जिसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है सो कि मतलब ये जो निम्नलिखित 2 प्रश्न पूछे गए उसका आंसर आपको लिखना है। 60 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब 9वां जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर के लिए है ये देख लेते हैं बच्चों। 9वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपका 6 नंबर के लिए है। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो जो आपको नंबर मिलेगा 6 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छे समाचार की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी है। तो कोई 3 विशेषताएं बतानी है, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं कि जो अच्छा एक समाचार होता है, जैसे एक समाचार पत्र ले लीजिए, तो वो जनता कब पढ़ेगी, उसको क्यों पढ़ना पसंद करेगी। उसकी जो भाषा होगी समाचार पत्र की वो सरल होगी, लैंग्वेज जो होगा उसका आसान होगा और सुस्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि जो भाषा के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है वो एकदम अच्छे से स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा हुआ हो। तथ्यों को छानबीन करके लिखना चाहिए, यानी कि जो भी फैक्ट्स होते हैं पूरा उसको चेक करके लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत फैक्ट वहां पर लिख दे और पढ़ने वाला बंदा उसको पढ़ ले और बल्ले बल्ले हो जाए उसकी, वो बोले अपने दोस्तों में जाके कि भाई देख देख फलाना से फलाना हो गया, फिर वो बंदा बोलेगा भाई तूने गलत अखबार पढ़ लिया है, उसने गलत इन्फॉर्मेशन छापी है। तो एक अच्छा जो समाचार होता है उसके अंदर अगर आप एक अच्छा समाचार लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो भी आप फैक्ट्स को लिख रहे हैं वहां पर दिखा रहे हैं तो उनको बिल्कुल आपको छानबीन करके लिखना होता है। अगला है समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का उपयोग किया जाना चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप समाचार लिख रहे हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खबर को पहले रखिए, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से, ताकि जो ऑडियंस है जो उसको पढ़ रही है आपके समाचार को, उसका इंटरेस्ट बना हुआ रहे आपके समाचार के अंदर। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अगला है विषयानुकूल भाषा, समाचार में अनुच्छेदों का आकार छोटा रखना चाहिए। कुछ और बातें बता रखा है यहाँ पर, आप देख भी सकते हैं। 6 ककारों के प्रश्न तथा उनके उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देना चाहिए। कोई भी समाचार अगर आप लिख रहे हैं तो इन 6 क्वेश्चंस का आंसर देने का आपको ट्राई करना चाहिए कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन सवालों का जवाब अगर आप अच्छे से देते हैं तो आपका जो समाचार है वो बढ़िया से बढ़िया माना जाता है, आपका न्यूज एकदम परफेक्ट माना जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना आपको मैं पॉइंट बता दिया हूं, इसमें से अगर 3-4 पॉइंट भी अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। उसके आगे अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कविता लेखन में बिंबों की क्या भूमिका है। जो कविता लेखन होता है उसमें बिंब जो होते हैं उसकी क्या भूमिका है। तो आंसर इस तरह से लिखना है कि दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखे हुए चीज हमेशा प्रभावित करती हैं। तो जो कविता लेखन होता है, सपोज दैट कि आपने कविता लिखी, इतनी बड़ी एक पेज पे कविता लिखी, तो वो कविता कोई पढ़ना चाहेगा? अमूमन अगर आप देखेंगे तो कोई जल्दी उस कविता को नहीं पढ़ना चाहेगा, अगर आप किसी को भी दे तो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो। लेकिन अगर आप एक कविता लिख रहे हैं, एक कविता को अगर आप लिख रहे हैं, उसी कविता के अंदर एक चित्र जो है आपका, एक इमेज जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो कविता है उसको कोई पढ़ना भी चाहेगा और चित्र की सहायता से वो समझ भी पाएगा उस चीज को। तो वही चीज यहाँ पर बता रखा है कि दृश्य जो है बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए किस प्रकार से आंसर यहाँ लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। इस प्रकार से आपका आंसर लिख रखा है लाइन बाय लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य जो आपका बिंबो होता है उनकी संभावनाएं तलाश करनी चाहिए। यानी कि कहां पर आप जो है सो कि बिंब हो या फिर कह लीजिए आपका दृश्य हो, इमेज वगैरह हो, इस्तेमाल कर सके इस टाइप की जगह। बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं, ये जो बिंब होते हैं ना सभी को एक तरह से कह लीजिए जोड़े रखते हैं आपकी कविता से। नेक्स्ट है कि कविता के लिए चित्र जो होते हैं, यहाँ चित्रा लिखा है लेकिन चित्र होगा, चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जो कविता होता है ना उसके अंदर आप देखेंगे तो चित्र भाषा पर बल दिया जाता है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। देखिए आप जो ह्यूमन माइंड जो होता है ना उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ चीज कहीं लिखा हुआ देखेंगे, जैसे कि सपोज दैट आप कोई भी चीज ले लीजिए, कहीं लिखा हुआ अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको उतनी अच्छी तरह से याद आपको नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपने इमेज देख रखी है तो वो 5 साल बाद भी आपको याद रहेगा कि ये इमेज मैंने कहीं देखी थी। तो वही कहा जाता है जब भी आप कविता लिखे तो उसके अंदर इमेज वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बता रखा है। उसके आगे चले, ये हमारे मन पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। आगे बता रखा है कि इसीलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता ऐसी चीज है जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों स्पर्श, स्वाद, दृश्य, ध्यान, श्रवण, रुचि 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है आपका शुरू होता है पाठ्य पुस्तक से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस जो कि आपकी अंतरा भाग 2 से और अंतराल भाग 2 से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चंस जो आपके इस सैंपल पेपर में पूछे गए हैं बच्चों। इसके लिए मैं एक पार्ट 2 वाला वीडियो बनाऊंगा जो कि आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस पार्ट 2 वाले वीडियो के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये कवर कर दूंगा जो इस सैंपल पेपर के अंदर दे रखे हैं आपके। वो पार्ट 2 वाले वीडियो का लिंक जैसे ये वो वीडियो बन जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा जैसे ही वीडियो बन जाता है। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। जैसे कि इसका पार्ट 2 वाला वीडियो अपलोड करूंगा तो अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।